आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों से लगातार भेदभाव किया जा रहा है। मजहब की बुनियाद पर जीशान नाम के एक नौजवान को नौकरी से मना करने के बाद गुजरात की रहने वाली मिसबाहुल कादरी नाम की मॉडल खातून को मुंबई में सिर्फ इसलिए फ्लैट नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। क्या मोदी हुकूमत में अक़लियतों खासकर मुसलमानों से तफरीक बरती जा रही है? क्या एक सेकुलर मुल्क के लिए ऐसी सोच खतरनाक नहीं? क्या मजहबी तफरीक के खिलाफ मुल्क में कानून बनना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस बहस में तलाश करेंगे। आज की इस खुली बहस में शिरकत कर रहे हैं मुस्लिम दानिश्वर व जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर सलीम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एलजेपी के स्पोक्स पर्सन अजय कुमार जी, और लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं बीजेपी लीडर और तर्जुमान विजय पाठक जी, और फोन लाइन पर बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर नासिर हुसैन साहब। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। मजहब की बुनियाद पर जीशान नाम के एक नौजवान को नौकरी से मना करने की खबर अभी सर्द भी नहीं पड़ी थी कि मजहबी तफरीक का एक और मामला सामने आया है। ये खबर भी मुंबई से ही आई है। गुजरात की रहने वाली मिसबाह कादरी नाम की एक मॉडल खातून ने एक रियल एस्टेट कंपनी पर इल्जाम लगाया है कि उसे इसलिए फ्लैट नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। मिसबाह ने कहा कि पहले तो उन्हें घर ही नहीं दिया जाता था और इस बार वडाला इलाके में मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। एक्चुअली मैं बॉम्बे में 5.5 साल से रह रही हूँ, अभी रहने नहीं आई हूँ। गुजरात से बिलोंग करती हूँ, पर अभी काफी बार ब्रोकर्स मुझे ओनर्स तक पहुंचने नहीं देते हैं, मतलब घर ही नहीं दिखाते थे। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैं वडाला ईस्ट में सांगवे हाइट्स जो बिल्डिंग है वहां पर मैं रहने गई थी। वहां पर मुझे निकाल दिया। 2-3 दिन मैं रहने आई, एक ही वीक के अंदर बोला कि आप निकल जाओ, क्योंकि सांगवी हाइट्स मुस्लिम टेनेंट्स को अलाउ नहीं करते रहने के लिए। जिस दिन मैं शिफ्ट होने वाली थी उस दिन एक दिन पहले भी मुझे ब्रोकर ने कहा कि मत आओ क्योंकि मुस्लिम टेनेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। और मैंने उनको तब बताया कि आप मुझे अब बता रहे हो 4 घंटे पहले 6 घंटे पहले नहीं आने के लिए, आप पैसे देंगे क्या अभी रहने के लिए? कहाँ रहूं और ये क्या रीजन है? आप चाहिए तो मुझे राइटिंग में जो चाहिए ले लीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती, खाना ये नहीं बना सकती या कुछ भी। उन्होंने कहा आप मुझे एक एनओसी दो जिसमें ये लिखा होगा कि आपको अगर कोई भी तरह का हैरासमेंट, कोई भी तरह का मुश्किल फेस होता है मुस्लिम होने की वजह से बिल्डिंग से, तो ओनर, बिल्डर और ब्रोकर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा और आपके ऊपर जो भी हो परेशानी, हैरासमेंट कोई भी तरह की, वो आपकी जिम्मेदारी है। मिसबाह कादरी से पहले मुंबई के जीशान अली नाम के एक नौजवान को डायमंड कंपनी ने महज इसलिए मुलाजमत देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुसलमान था। जीशान अली ने डायमंड कंपनी में जॉब के लिए दरखास्त दी, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने जो मेल भेजा उसमें लिखा था कि जीशान अली को इसलिए रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि कंपनी सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही नौकरी देती है। एक हफ्ते पहले मेरा एमबीए का एग्जाम कंप्लीट हुआ। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद मैंने हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ जॉब अप्लाई किया। मेरे 2 दोस्तों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मेरा एप्लीकेशन इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मुझे एप्लीकेशन ईमेल में ऐसा लिखा गया कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को नौकरी नहीं देते, और ये मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मेरे पास ईमेल की कॉपी भी है, ऐसा मुझसे कहा गया। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, जाहिर सी बात है जिस तरह से एक के बाद एक वाकया हुआ है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो सेकुलर मिजाज है, जो सेकुलर फैब्रिक है, उसका जो ताना बाना है उसको कहीं ना कहीं खतरनाक तरीके से जर्ब पहुंचा रहा है। इस पूरे हालात में हिंदुस्तान के जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो इस बात को सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि ये क्या हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लीडर और तर्जुमान विजय बहादुर साहब। हम उनके पास सीधे लखनऊ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब से ये सरकार आई है तो क्या इस तरह की चीजें बढ़ गई हैं या सरकार का इस तरह के एलिमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रह गया है? विजय जी। और फैसल भाई, देखिए, जब आप प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो आपने कहा कि मोदी सरकार में एक बीजेपी हुकूमत में ऐसा हो रहा है, तो ये दोनों जो घटनाएं बताई हैं वो दो प्राइवेट लोगों ने, 2 व्यक्तिशः लोगों के साथ ये व्यवहार किया है।
इस व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए और इस मुल्क का जो ताना बाना है और मुल्क की जो विरासत है वो साझी विरासत है। उसी साझी विरासत के नाते भारत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सबका साथ और सबके विकास के आधार पर हम काम कर रहे हैं। सरकार ने अगर कोई ऐसी योजना बनाई हो जिसमें किसी व्यक्ति को मजहब के आधार पर उस योजना का पात्र न समझा जा रहा हो तो स्वाभाविक रूप से सरकार पर सवाल उठते हैं। पर जब सरकार की तरफ से योजना नहीं है, जो घटनाएं हुई उन घटनाओं का जिक्र है, जिस कंपनी के बारे में कह रहे हैं उस कंपनी का जब समाचार आया तो आपको स्मरण होगा कि बाद में उस कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, गलती थी, एरर थी, कर्मचारी की थी। लेकिन अगर भूलवश भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वो घटनाएं समाज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको बिगाड़ने का काम करती हैं। इसलिए इन घटनाओं को चर्चा करने की बजाय इनको रोकने का प्रयास होना चाहिए। विजय बहादुर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन घटनाओं की भर्त्सना होनी चाहिए, इन घटनाओं की मजम्मत होनी चाहिए, इनको कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाऊं विजय बहादुर पाठक साहब कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि संविधान की धाराओं का पालन करवाया जाए, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो या सरकारी तंत्र हो। इन सारी जगहों पे संविधान और कानून की धाराओं की मान्यता और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सरकार के मातहत आता है। मेरी बात सुन लीजिए, आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि मोदी जी की सरकार में नहीं हो रहा है। ठीक है, सरकार वहां पे किसी की भी हो, मेरा सवाल सीधा ये है कि महाराष्ट्र में ये दोनों घटनाएं हुई, वहां भी फडणवीस साहब की सरकार है और सरकार को लागू करना चाहिए कि मोदी की सरकार में ऐसा हो रहा है, आप भी नहीं बच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ये करा रही है, ये बात नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी की सरकार करवा रही है ये नहीं कहा जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी सरकार में अगर घटना हो रही है तो उस घटनाओं पर सरकार का रिस्पॉन्स क्या है? सरकार का रिस्पॉन्स आपने बहुत बढ़िया कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही विजय बहादुर जी। सरकार का रिस्पॉन्स क्या है? सही बात है, आप ये कह रहे हैं कोई सरकार नहीं करवाती है और जहां तक सवाल है मोदी जी का, पूरे मुल्क के वजीर आजम है, ऐसी चीज नहीं करवाएंगे। लेकिन इसलिए कि आप असल में देखिए ना, जितनी भी योजनाएं ले आई उन्होंने चाहे जनधन योजना ले लीजिए, चाहे बीमा योजना ले लीजिए, जिन योजना लिए, क्योंकि सरकार के एजेंडे में केवल गरीब है और गरीब का जीवन स्तर कैसे उठे उसमें किसी एक मजहब के लोग नहीं है। आपकी बात में मान लिया, लेकिन आपकी बात पे ही वापस आ रहा हूं, आपकी बात पे ही वापस आ रहा हूं कि सरकार का रिस्पांस क्या होना चाहिए। दो घटनाएं हुई हैं, एक डायमंड कंपनी के ने एक निशान नाम के लड़के को नौकरी देने से इनकार किया और दूसरी मिसबा को सांघवी हाइट्स ने अपने फ्लैट से निकाल दिया। सरकार का रिस्पांस क्या हो? बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय बहादुर जी कह रहे सरकार का रिस्पांस देखिए, सरकार का रिस्पांस होना चाहिए कि इन दोनों कंपनीज के ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, आप क्या कहिएगा? नहीं फैसल साहब, देखिए दोनों कंपनी पर जो मेरी जानकारी है कि पहले कंपनी को लेकर के जिस तरह से जब ये घटना आई तुरंत सरकार के लोगों ने बात किया, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, भूल सुधार हुआ और त्रुटि बस हमारे एक कर्मचारी से हुआ, उस कर्मचारी को उन्होंने निकालने की बात की। इस हाइट्स के बारे में भी उनका कहना है कि जो उनके किराएदारी का मामला था उसके नाते ये व्यवस्था बनी, उनका स्पष्टीकरण हुआ। मैंने ये कहा कि जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर सरकार के रिस्पॉन्स की बात यह है कि प्राइवेट लोग भी अगर कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं तो तुरंत घटनाएं यदि प्रकाश में आती हैं तो सरकार त्वरित रूप से दिखे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की जी की सरकार जो है वो विजिबल सरकार है, इसलिए कहीं भी देखिए आप विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, दुर्घटना आती है तो सरकार प्रॉम्प्टली एक्शन लेती है। विजय बहादुर जी ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई डिजास्टर होता है। मैं आपकी बात समझ गया विजय बहादुर जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय कुमार जी, लोजपा के ये स्पोक्समैन हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उनके पास चलते हैं। आपने विजय बहादुर जी की जो आपकी एलआई पार्टी, आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी बात आपने सुनी, क्या लगता है जो बात ये कह रहे हैं वो सही है? वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सरकार का इस पर रिस्पांस देखना चाहिए और रिस्पांस की हद तक इन्होंने कहा विजय बहादुर जी ने कि पहली कंपनी जिसने जिशान को नौकरी देने के लिए मना किया था उसके ऊपर कार्रवाई की गई। आप क्या कहेगा? देखिए, मैं जो बात पाठक जी कह रहे हैं वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि ये सरकार के दायित्व से ऊपर का मामला है, ये समाज का मामला है। अगर हमारे समाज में इस तरह की जहरीली मानसिकता घर कर रही है तो वो पिछले 1 साल का परिणाम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके तहत यहाँ पे
माहौल जो बदला है उससे उसका स्पष्टीकरण हो रहा है। आप दो घटनाएं देख रहे हैं। मैं यहीं दिल्ली में अगर बात करूं तो हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो अपनी एक गुरु तेग बहादुर स्कूल चलाते हैं, मुस्लिम भाई अपना स्कूल चलाते हैं और वीएचपी और हिंदू संगठन अपने स्कूल चलाते हैं। इनके अपने अपने मोहल्ले हैं। आज से नहीं, हिंदुस्तान के गांव में भी ये मुस्लिम मोहल्ला, ये पंडित मोहल्ला, तो ये ठाकुर मोहल्ला। तो इसके लिए क्या ये सरकार जिम्मेदार है इस मानसिकता के लिए? यह मानसिकता जो फूट डालो राज करो की नीति और उसके बाद जो कांग्रेस सरकार आई और इसको एक्सप्लॉइट किया है उसका यह परिणाम है। और आज भी यानी इसको भी आपने कांग्रेस की सरकार पर डाला? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं। और मैं इसको राजनीति परिप्रेक्ष्य से अलग हट करके जो दानिशमंद यहां हमारे साथ बैठे हैं, जो समाज के विद्वान लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप हैं फैसल भाई, मैं हूं, हमारा राजनीति कभी समाज का भला नहीं कर सकती। आज की राजनीति बड़ी क्षुद्र। मैंने बार बार आपके चैनल पे ये कहा था कि जब चुनाव के टाइम में भी इस तरह के विस्फोमन किए जाते थे दोनों तरफ से, तो मैं कहता था देखिए जीत और हार तो किसी एक की होगी, लेकिन ये जो विष उगला जा रहा है ये आने वाली हमारी नस्लों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा। और ये जो जहर घोला जा रहा है ये हमारी नस्ल क्या सीखेगी? आप ये कह रहे हैं, आपकी बात, आपने अपनी बात कही डॉक्टर अजय साहब, लेकिन एक बात बताइए कि इधर ये देखा जा रहा है कि जब से ये सरकार आई है, हालांकि विजय बहादुर जी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि इस तरह की घटनाओं में थोड़ी तेजी आई है। मैं बिल्कुल विजय बहादुर जी की बात को भी मानता हूं और आपकी बात को भी मानता हूं कि ये कोई सरकार की करनी नहीं है, सरकार के कहने से नहीं होता है ये सारी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जिसकी होती है उसके ऊपर ही इल्जाम लगता है। अगर कांग्रेस के सरकार में कोई बात हुई होगी तो इल्जाम उनके ऊपर लगेगा, भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में हो रहा है तो इल्जाम उनके ऊपर लगेगा। तो इल्जाम से कैसे बच सकते हैं आप? नहीं, आपकी बात को मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप बताइए इस सरकार को आए हुए 1 साल हुआ, उत्तर 1 साल में कितनी घटनाएं हो गई? नहीं, कभी घर वापसी की घटना होती है, कभी बुलादे बच्चा पैदा करने की घटना होती है। घटनाएं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फैसल भाई, आप मुझे बताएं जेडीयू की सरकार बिहार में कितने दंगे हुए हैं पिछले 5 साल में? आप मुझे बताएं अखिलेश सरकार में कितने दंगे हुए हैं? मध्य प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, भाजपा की सरकार है वहां। छत्तीसगढ़ में कोई दंगा नहीं हुआ। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उसको भी देखा जाना चाहिए और उसको भी अंडरलाइन किया जाना चाहिए। हम इस तरह की बातों को बढ़ावा, इस पर डिस्कशन जरूरी है, लेकिन यह डिस्कशन राजनीति से परे जाकर राजनीति से समाज के स्तर पे होना चाहिए। हम लोगों का काम है, देखिए अजय जी, हम लोगों का काम है इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखना और लोगों को सूचित करना। बिल्कुल सही आपकी बात है। एक बात जम्मू कश्मीर में जब कश्मीर में भूकंप आया तो इसी मोदी सरकार पे हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि आप वहां इसलिए मदद कर रहे हैं कि आपको वोट चाहिए उनका। और अब यह सवाल उठ रहा है कि आपको इसके बाद भी सवाल यह है कि सरकार इन हिंदू मुसलमान परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठ करके जो संविधान के ऊपर ध्यान उस पे काम करती है, बिल्कुल उस पे काम करती है और उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मोदी जी की सरकार जी, मैं आपको इन बातों को मैं एक बात और जोड़ दूं, चाहती तो इस पे कवर डालने का काम करती, इसको छुपाने का काम करती, जैसा कांग्रेस की हुकूमत, जनता दल की हुकूमत, जैसा वेस्ट बंगाल की हुकूमत में हम देख रहे हैं। लेकिन एक सामाजिक समस्या थी, उसको स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार आगे आई, उसका रिस्पांस मैकेनिज्म आगे आया। चलिए, और आपने बात कही, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्समैन नासिर साहब जुड़ गए हैं बेंगलोर से, उनके पास चलते हैं। नासिर साहब, आपने इन लोगों की बातें सुनी, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के जो तर्जुमान है और जो लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान है उन्होंने पूरे तौर पर इस बात को नकारा है कि इस सरकार के आने की वजह से इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है। बल्कि अजय कुमार जो लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं कि ये सारा जो माहौल बिगड़ा है ये कहीं ना कहीं 60 साल की जो कांग्रेस की हुकूमत है उसमें जिस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स हुई, जिस तरह से सारी चीजें हुई, उसका नतीजा है। क्या कहिएगा आप नासिर साहब? नहीं, देखिए ये सब चीजों पे तो लंबी बहस की जरूरत है। जहां तक अभी क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से आज ये हालत हुई है? मेरी बात सुनिए। अभी मेरे से पहले जो स्पीकर बात किए हैं उनको तो यही बात कहना था क्योंकि वो यूपीए एक सेकुलर अलायंस था, उनको छोड़ के आज वो एनडीए एक जिस तरह का एक अलायंस है, आपको भी पता है, उस अलायंस के साथ है, तो उनको यही बात कहना था। तो उसमें आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो है दोनों भी स्पीकर्स अपनी बात रखने के टाइम रहेंगे। देखिए आज से नहीं, एक जमाने से, कई सालों से, मेरे ख्याल की 200, 300,
हिंदुस्तान में एक रहा है कि अलग मोहल्ले रहे, अलग ये रहे, अलग एरियाज रहे, अलग टाउनशिप, दलित अलग रहते हैं, कहीं वो क्या बोलते हैं पारसी अलग रहते हैं, यहाँ अलग अलग मोहल्ले हैं। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारी चीजें 100, 200, 300 साल से चले आ रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट यह है कि लेकिन उसी के साथ साथ में इस देश में एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी चला आ रहा है जी। आज अगर देश एक सेक्युलर, प्लूरल, प्रोग्रेसिव देश माना जा रहा है दुनिया भर में, तो सिर्फ इसलिए कि जो एक नेचुरल प्रोसेस भी हो रहा है। एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, सेक्युलर संगठनें, अलग सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एकेडमिशियंस, तुम्हारे आप जैसे लोग जो मीडिया में है, मीडिया ग्रुप्स, अलग अलग लोगों का जो अलग अलग रोल रहा, जिसकी वजह से एक लंबा इंटीग्रेशन प्रोसेस चला आ रहा है इस देश में। इसकी वजह से हमारा देश आज भी सेक्युलर है। और नहीं, लेकिन अब तो ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, अब तो प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन का शुरू हो गया है। आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं या तो डिसइंटीग्रेशन दिख रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूं। जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में जो ऐसा नहीं कि जो 2-4 साल, 5-10 या 2-4 सेमिनार की वजह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है इस देश की कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे सोच के लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन में वो चाहते हैं कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस ना हो, बल्कि डिसइंटीग्रेटेड रहे, बल्कि बटे रहे, बल्कि अलग अलग ग्रुप। कौन लोग चाहते हैं ये? कौन लोग चाहते हैं? आप सीधी सी आज सरकार किसकी है? तो आप नाम लीजिए ना। आज सरकार किसकी है? सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की। अभी वो बता रहे थे अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग संगठन है, अलग अलग स्कूल में सिखाया जा रहा है। ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस लगातार हो रहा है। इनके सरकार में जो मंत्रियां हैं वो लोग क्या कहते हैं? उनकी अलग अलग, गिरिराज किशोर जी क्या कहते हैं, साध्वी जी क्या कहते हैं, रामजादे हरामजादे की जो जैसी लैंग्वेज इनके जो कैबिनेट मंत्री जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरिराज जी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। योगी आदित्य, नहीं मैं कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग के द्वारा किया जाता हो, उसको इस बात की छूट नहीं दी जा सकती है। भारत का संविधान जो ताना बाना जो है हमारा, लेकिन अजय जी ये बात हो रही है जो नासिर कह रहे हैं वो बात हो रही है। आप इस पे देखें कि प्रधानमंत्री इमीडिएटली इन चीजों को नकारते हैं, उन मंत्रियों को नकारते हैं, फिर होती है। नहीं, अब देखिए ये इस देश में आप क्या कहिएगा, एक टाइम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड को लेकर के एक बयान आता है कि पूरी मीडिया जो है फॉरवर्ड डोमिनेटेड है। अब भाई आप पढ़ करके प्राइवेट सेक्टर में आएंगे नहीं और आप जॉब करेंगे नहीं और आप कहेंगे कि पूरी मीडिया फॉरवर्ड। एक लंबा बात है अजय जी, आप पढ़ने की समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं, आप पढ़ने की पूरी व्यवस्था जो जी ये तो हमारे पैदा नहीं करते। ये तो हमारे कांग्रेस के साथी से पूछा जाना चाहिए। ये तो हमारे कांग्रेस के साथी से हमारे साथ जमात इस्लामी, आप लोगों को रोकूंगा, हमारे साथ जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हैं इंजीनियर सलीम साहब, उनके पास चलते हैं। सलीम साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी का मौकफ सुना, आपने लोक जनशक्ति पार्टी का भी मौकफ सुना और कांग्रेस की जो बात थी वो भी आपने सुनी। लेकिन इन सारी चीजों में बहस का जो मुद्दा है जिस तरफ मैं आप लोगों को लाना चाह रहा हूं कि ये जो मामला मिसबाहुल कादरी वाला हुआ है, वो मुझे वो घटना याद दिलाती है, वो वाकया याद दिलाती है जब आजादी से पहले महात्मा गांधी को ट्रेन से इसलिए बाहर फेंक दिया गया था कि वो सफेद नहीं थे, काले थे, नस्ल भेद, अपार्थाइड। वो मुझे याद आता है कि उसी तरह की ये बात हुई है कि इसको फ्लैट से इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि ये मुसलमान थी, गैर मुसलमान नहीं थी। क्या कहिएगा? देखिए, एक बात तो मैं हमारे सियासी साथियों ने जो बातें कही हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है कि इनकी सरकार थी तो ऐसा हुआ, अब इनकी आ गई तो ऐसा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ दो घटनाएं नहीं है जी, जो कहा गया कि सिर्फ दो घटनाएं नहीं है। ये दो घटनाएं तो मीडिया का एक अट्रैक्शन बन सकी और बाहर आ सकी। ये तो एक टिप ऑफ द, आप ये कह रहे हैं मुसलसल प्रोसेस है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप गांव में जाइए, आप शहरों में जाइए, लोगों से बात करिए, पूछिए किस किस लेवल पर जो है ये नफरत इस वक्त फैलाई जा रही है। ये बात तो अजय कुमार भी कह रहे हैं, मान रहे हैं। समाजी सुनने की भी आदत डालिए। आपको मैं सुन रहा था इतनी देर से। प्लीज सलीम साहब, आप प्लीज, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप बोले। ठीक है, बोले। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सिर्फ दो घटनाएं नहीं हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। और ये राजनेता जो सरकार में हैं या जो अब सरकार में नहीं हैं जी, इनको चाहिए कि वो देखें क्या हो रहा है जी। हमारे बीजेपी के नुमाइंदे जो है बाजू जी, हाँ, पाठक जी ने कहा कि
सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या सरकार भी ऐसा करेगी? और जो सरकार ऐसा करेगी वो क्या सरकार कहलाएगी? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को, बहुत सही बात है, लोगों की चीजों को रोकना है, लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट करना, वो सब तो जिम्मेदारी है, मगर इस देश में एक संविधान है, इस देश में कानून है, उस कानून की पालना कराना, संविधान की पालना कराना, संविधान में जो बराबरी का बात कही गई है, समानता, सारे नागरिक बराबर हैं, सबके साथ बराबरी का सुलूक होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको अश्योर करने ही के लिए सरकार की जरूरत है, और ना तो सरकार की कोई और क्या जिम्मेदारी है। तो अगर ये कहना कि साहब सरकार नहीं कर रही है, दूसरी बात ये है कि साहब उन्होंने ये कहा, और हमारे जो एनडीए में साथी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, वो भी उनकी तायीद कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ बयान देने से, बयान देना क्या काफी है? सरकार का काम ये, घटनाएं रुकनी चाहिए, और जो ऐसा कर रहा है उसको सजाएं मिलनी चाहिए। सजाएं मिलती होती तो ये घटनाएं न होती। और ये बात कही गई कि भाई ये एक साल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक साल में जो तब्दीली आई है वो ये है, नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले और नफरत का कारोबार करने वाले, नफरत की सियासत करने वाले, और जो बहुत सारे संगठन समाज में काम कर रहे हैं, जिसको सब जानते हैं, अजय जी भी जानते हैं, और उनके हौसले बढ़ गए। अब ऐसा लग रहा है उनको, अब हम पर शायद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, अब तो हमारी सरकार है, अब तो हम जैसा चाहेंगे। आपको ये लगता है सलीम साहब ये जो वाकया नया नहीं है, बहुत लेकिन तेजी आई है, बहुत खतरनाक है ये रुझान कि नफरत फैलाने वाले, उनके हौसले बुलंद हों और उनके खिलाफ कार्रवाइयां न हो, सिर्फ बयान कहकर एक तरफ ये कहा जाए कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर नासिर हमारे साथ बेंगलोर से बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे, और जो बात कही है जमात इस्लामी के इंजीनियर सलीम साहब और अजय कुमार ने भी कि ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी होता रहा है, और मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस के पीरियड में भी कहां कहां इस तरह की बातें हुई हैं। लेते हैं ब्रेक। मैं तो भूल ही गया था। थोड़े थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए। हाँ। चलो जल्दी से चप्पल पहन लो, आज मेरे साथ दुकान पे चलना है। हाँ? बच्चों का दिमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन। बात तो सही है बाबूजी। तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो, स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दिमाग चलेगा, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। स्कूल जाना। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अब ये कूल एनर्जी सिपर फ्री विद रसना 500 ग्राम्स पैक, और ये 1 लीटर सिपर फ्री विद 3 रसना लीटर पैक। अब बोल दे क्या? आई लव यू रसना। 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी, और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। मुंबई में मजहब की बुनियाद पर तफरीक बरतने से नाराज कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया। पार्टी लीडर संजय निरुपम की क़यादत में कारकुनान ने रियासत में मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही तफरीक को लेकर पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। वजह वाज़ेह रहे कि जीशान नाम के एक नौजवान को नौकरी से मना करने और मुंबई में ही गुजरात की रहने वाली मिसबाह कादिर नाम की मॉडल खातून ने एक रियल एस्टेट कंपनी में इल्जाम लगाया है कि उसे इसलिए फ्लैट नहीं दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल इस देश के नागरिक होने का है। इस देश के हर नागरिक को उसका हक बनता है और उसका हक कोई छीन नहीं सकता। और मुझे ऐसा दिख रहा है हाल के दिनों में मुंबई में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, और अगर बलाड पुलिस स्टेशन ने तभी कंप्लेन लिया होता तो शायद वडाला की घटना नहीं घटती। हम चलते हैं विजय बहादुर पाठक के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संजय निरुपम ने जो बात कही कि अगर
मलाड की पुलिस ने जीशान वाले मामले में कॉग्निजेंस लिया होता और कार्रवाई की होती इमीडिएट, तो ये वडाला वाली मिसबाह कादरी वाली जो बात है वो शायद नहीं हुई होती। क्या कहिएगा पाठक जी? देखिए फैसल भाई, संजय निरुपम ने जो कहा है उसके निहितार्थ आप समझते हैं। एक राजनीतिक आरोप लगाने की कुल मिलाकर के बात है। सरकार ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और प्रॉम्प्ट एक्शन के बाद जिस कंपनी ने कहा उस कंपनी ने उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगी, सार्वजनिक रूप से उन्होंने खेद प्रकट किया है। उसी को इंजीनियर सलीम कह रहे हैं कि सरकार ये काम नहीं करती है। सरकार ये काम करेगी क्या? क्या आप ये तो मैं सरकारों का काम है कानून का पालन करवाना, कानून का पालन क्यों नहीं करवा रही है? और जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से अभी कांग्रेस के भी साथी कर रहे थे और अभी इसके पहले भी लगातार बात हो रही थी, तो जो ये ताना बाना जुड़ा है, मैंने कहा कि ये हमारी विरासत है और जो लोग भी इसको कहीं न कहीं इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हवा देने की कर रहे हैं, उनकी मजम्मत की जानी चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ लोग अगर जानबूझ करके वातावरण खराब करने में जुटे हैं तो उनको क्या कार्रवाई पाठक जी ये बताइए? हम सारे लोग जब कौन करेगा कार्रवाई? सरकार किस लिए? कार्रवाई कीजिए ना। नहीं तो जहां इस तरह घटनाएं हो रही है और हम नहीं हो रही, यही तो हम कह रहे हैं, नहीं हो रही है कार्रवाई। जो लोग राजनीतिक बंटवारे में और वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं वो इन घटनाओं को हवा दे रहे हैं। और देखते जाइए, जो लोग इन घटनाओं को हवा दे रहे हैं उनको भी हम बेनकाब करेंगे। उनको भी आप बेनकाब कीजिएगा। बहादुर पाठक ये कह रहे हैं जो भी इस तरह की घटना कर रहे हैं, जो भी इस तरह की सियासत कर रहे हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे। आपसे मेरा सीधा सवाल है, वो सजा दीजिए, बेनकाब है वो। सवाल ये है आपसे विजय पाठक जी, जो बात संजय निरुपम ने कही कि लोगों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू जॉब है, राइट टू रेसिडेंस है, ये सारी चीजें वो हैं जो आर्टिकल 25 और 19E के तहत भारत के संविधान ने आपको दी हुई हैं। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि क्या एक भारतीय को जिस तरह से वो चाहे तो कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक या ऊपर कश्मीर तक जाकर के कहीं भी नौकरी कर सकता है? उसको गुजरात से आई हुई खातून को आप बॉम्बे में रहने की जगह नहीं दे रहे हैं, तो कानून का पालन कहां हो रहा है? कानून का पालन कौन करवाएगा? फैसल भाई, आप फिर लोडेड क्वेश्चन कर रहे हैं। उस लड़की ने आपने बाइट सुनाई, 5 वर्षों से वो उसी मुंबई में रह रही है। इस एक फ्लैट पर, जिस फ्लैट पर वो गई थी मांगने, वहां पर उसको उस घर ने नहीं दिया। जिस बिल्डर ने नहीं कर दिया, अगर कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। सजा मिलनी चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए। नहीं हुई क्या? विजय बहादुर पाठक ने कहा कि एक आदमी के इंसिडेंट को हमारी विरासत है। आप कह रहे हैं उनको घर नहीं मिल रहा है। 5 वर्षों से उसी मुंबई में वो लड़की रह रही थी, आपके सामने उसने कहा कि बिल्कुल पहले से रह रही, घर चेंज किया। एक व्यक्ति ने अगर ये किया है तो उसने ये कहा कि 5 वर्षों से 1.25 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है, एक व्यक्ति करने से इस तरह का हमारा ताना बाना नहीं टूटता है। ठीक है, 5 वर्षों से वो लड़की रह रही है। विजय बहादुर पाठक का कहना ये एक पहली घटना है और एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जिस बात की तरफ इंजीनियर सलीम इशारा कर रहे हैं कि इस तरह की घटना में तेजी आई है और इस बात को कहीं ना कहीं सारे लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा माहौल बिगड़ रहा है। पाठक जी अपने अंदाज में कह रहे हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको हम बेनकाब करेंगे। सलीम साहब का ये कहना है कि बेनकाब है वो लोग, सजा दी जाए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक बात जो बिल्कुल अहम है और जिस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीजों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कहीं ना कहीं विफल हुई है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कांग्रेस के पास और कांग्रेस के लीडर नासिर साहब हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि वो बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं। नासिर साहब, इस तरह की चीजें तो पहले भी हुई हैं। शबाना आजमी जैसी सोशल एक्टिविस्ट और बड़ी अदाकारा, उनको बॉम्बे में घर नहीं मिला था। इमरान हाशमी आज के एक बड़े नामवर कलाकार हैं, उनको घर नहीं मिला था और उस वक्त आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो उस वक्त ये इल्जाम क्यों नहीं लगा कि ये कम्युनलिज्म है और ये किसी तरह से मुसलमानों के साथ तफरीक है? देखिए, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म सिर्फ पार्टी जो पावर में है उसके नहीं, ये क्यों कह रहे हैं आप लोग कि बीजेपी के पीरियड में हो रही है, ज्यादा हो रही है? पहले भी हुआ है, हजारों घटनाएं ऐसी हैं जो हो चुकी हैं। नहीं, बीजेपी के पीरियड में बीजेपी के लिए इसलिए दोषी दे रहे हैं या सरकार को इसलिए दोषी दे रहे हैं, उसके लिए 2 रीजन है। एक जो है इमीडिएटली रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इसलिए कि जिस तरह के बयानात सरकार के अंदर जो कैबिनेट मंत्री हैं, चलो कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता करता है तो अलग बात है, सप्ताह के अंदर जो 4-4, 5-5 मंत्री की तरफ से जिस तरह के बयानात आए हैं उससे माहौल बिगड़ा है। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पूरा देश भी मान रहा है। बीजेपी और संघ ये लगातार, विजय बहादुर जी और अजय कुमार नहीं मान रहे हैं।
नहीं, वो उनके मान्य ना मान्य किन बयान से माहौल बिगड़ा, जरा बता दीजिए एक बार जो फिर से। बयान है उसको थोड़ी फैक्चुअल पोजीशन थोड़ी आप किन बयानों से बयानात आए हैं, उससे माहौल बिगड़ा है। नरेंद्र मोदी उसको- माहौल बिगड़ा है। आपके राज्य में केरल में मोदी सरकार अलग के मुस्लिम आने के लैंड बाद की मांग वातावरण हुई ठीक थी। हो रहा है। बीजेपी की राज में एनडीए की सरकार में अलग मुस्लिम लैंड की मांग नहीं हो रही है। कश्मीर की क्या स्थिति थी आपके राज्य में, देश को, दुनिया को, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को सब पता है। आपका सेक्युलरिज्म क्या बोलता है। इलाहाबाद में अलग मुस्लिम बोर्डिंग हाउस, लखनऊ में अलग मुस्लिम बोर्डिंग हाउस, बेंगलोर में अलग मुस्लिम बोर्डिंग हाउस, हिंदू बोर्डिंग हाउस, ये भाजपा की सरकार ने कर रखा है। ये सारे विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस आपकी सरकार ने दिया। बीएचयू में अलग मुस्लिम बोर्डिंग हाउस, पटना में अलग बोर्डिंग मुस्लिम हाउस, मुंबई यूनिवर्सिटी में अलग मुस्लिम बोर्डिंग हाउस। क्या बात कर रहे हैं, कौन से बात कर रहे हैं? हॉस्टल में जहां बीए, बीकॉम, एमए, एमएससी करने के लिए दाखिला होता है, वहां पे हिंदू लोगों को रहने के लिए अलग हॉस्टल है और मुसलमानों को रहने के लिए अलग हॉस्टल है। क्या ये भाजपा की सरकार ने किया है? ये कब बने थे? हाई लर्निंग इंस्टीट्यूशन में जहां देश के इंटेलेक्चुअल पैदा होते हैं, वहां ये रिवायत कायम करने का सिलसिला माननीय आप बताएं कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये इस देश में 67 साल के बाद चलिए चलता रहा। अजय जी, आपने ये बात कह दी, नासिर साहब क्या जवाब दीजिएगा? बड़ी बड़ी संविधान की बातें हो रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं आपने इसका कब विरोध किया और क्यों नहीं किया? और मैं कांग्रेस के साथियों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अजय जी, आपने अपनी बात और मैं कहना चाहता हूँ आप रुक जाइए। ये फालतू आपने सवाल उठाया है। एक दो अजय कुमार आपने एक सवाल उठाया, ठीक नहीं है। दूसरों को भी बोलने दीजिए। आपने एक सवाल उठाया, ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीज तो कांग्रेस के पीरियड में भी हुई है। सारे यूनिवर्सिटीज में अलग मुस्लिम बोर्डिंग आप की बात मैं कर रहा हूँ अजय कुमार, सारे बोर्डिंग स्कूल्स की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की? जमात इस्लामी उस वक्त इसको क्यों नहीं कॉमनल इशू बनाया? आपने उसको हिंदू मुस्लिम इशू उस वक्त क्यों नहीं बनाया? हमारे इन साथियों को ये बात मालूम नहीं है कि जमात इस्लामी हिंद कांग्रेस के जमाने में भी, चाहे वो हाशिमपुरा हुआ हो या मुंबई में दंगे हुए हों, श्री कृष्णा रिपोर्ट आई हो और उसको आम नहीं किया गया हो, और दूसरी इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, हजारों की तादाद में दंगे हुए हैं, ज्यादातर जो है वो कांग्रेस का राज रहा है। हम तो हमेशा हर उस चीज का विरोध करते रहे हैं और सरकार जो चाहे जिसकी भी रही हो उसके बारे में। और मैं ये कह रहा हूँ अभी हमारे दूसरा देखिए हम ये कह हम ये कह रहे हैं विरोध सामाजिक स्तर पे आपने बताइए क्या काम किया इस देश जो काम सरकार के करने का है, तहजीब को बरकरार रखने के लिए, उस प्रोसेस को पार्टियों का काम करने के लिए पार्टियों का पहले कह दिया कि राजनीतिक दल इसमें दोषी हैं और मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। राजनीतिक सुनिए, राजनीतिक पार्टियों को स्वार्थ से इतना ऊपर उठना चाहिए। तो ये पार्टी नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कल आप एनडीए की बहुत तायद कर रहे हैं, कल आप यूपीए में सरकार का हिस्सा थे और सुनिए आप वो कर रहे हैं और आप सरकार की जिम्मेदारी को छिन भिन करने का कोई काम करेगा तो हमारी पार्टी सरकार का आरोप लग रहा है वो कर रही है। हम विरोध कर रहे हैं, हम आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं हैं, लेकिन हम साथ में यह सवाल उठा रहे हैं कि यह रिवायत कांग्रेस की कायम की हुई है। फूट डालो, शासन करो। चलिए, मलयालम का दंगा, ये रिवायत कांग्रेस की कायम की हुई है और आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। कांग्रेस की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? जानना चाहते हैं आप सीरियस हैं आप लोग सुनने को? मोदी सरकार ने क्या किया है अल्पसंख्यकों के लिए? तो सुन लीजिए, 15% मुस्लिम छात्र एक साल में देश से बाहर जाने में उनका रिकॉर्ड बढ़ा है। ये किया है मोदी की सरकार ने। नई रोशनी सबको रोजगार, इस प्रोग्राम के तहत 25% इजाफा हुआ है एक साल में मुस्लिम भाइयों को रोजगार देने में, तालीम में। ये कीजिए, आप ढाका से आइए, विजय बहादुर जी स्टूडेंट को लेकर सरकार पे प्रश्न कर रहे हैं। विजय बहादुर जी से मेरा एक सवाल है। फैसल साहब, विजय जी नासिर बोलिए। फैसल साहब, मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। पहली बात तो जो है, ये जो हॉस्टलों की जो बात कर रहे हैं बीएचयू और एएमयू, शायद उनको पता नहीं कि एएमयू कब एस्टैब्लिश हुआ था, बीएचयू कब एस्टैब्लिश। आपने खत्म क्यों नहीं किया? नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना, बीच बीच में मत बोलिए आप। जब आप बोल रहे थे तो मैं बोला थोड़ी। बोलिए। एक दूसरा जो हमें अभी इतना चिल्ला के मोदी जी के बारे में बोलिए, इनको पूछिए कि इनके नेता रामविलास पासवान जी एनडीए क्यों छोड़ के गए थे पिछली बार जी।
दंगों के सवाल पे छोड़ के गए थे, इसी अल्पसंख्यक के सवाल पे छोड़ के गए थे। वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार बनेगी और बिगड़ेंगी। इस देश के संविधान के प्रति हमारे पार्टी अध्यक्ष और हमारी पार्टी का जो इलेक्शन प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे कायम है। जब छोड़ के गए तो फिर क्यों जाके मिल गए उनके साथ? ये लीजिए, ये आप छोड़ करके जाएं। चलिए सियासी बात नहीं, संजय निरुपम को शिवसेना से आ गए, शिवसेना से आपने क्यों ले लिया? आप बताइए, जो आज जो संजय निरुपम वकालत कर रहे हैं आपसे आज मैं मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ये इनको बोलिए कि ये ज्यादा हम लोगों को मत सिखाइए। इनके नेता एनडीए छोड़ के गए थे दंगों के सवाल पे। श्री नरेंद्र मोदी मेरी बात सुनिए आप पहले। दोषी ठहराए थे, अपॉर्चुनिस्टिक स्टैंड था। आप यही आके नरेंद्र मोदी की हिमायत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की बोले नई रोशनी जो जिसके बारे में बोले कब शुरू की गई थी? आप बताइए कब शुरू की गई थी? आप बताइए ना, अपने 5 साल में कितने लोगों को विदेश भेजा, अल्पसंख्यकों को कितने लोगों को रोजगार दी, उनका इन्वॉल्वमेंट स्कूल कॉलेज में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? आप बताइए ना, आपकी सरकार रही है 15 साल। मेरी बात सुनिए, सवाल तो आपके ऊपर भी उठेगा। माइनॉरिटी की जो हालत है और आप सवाल सवाल उठा रहे हैं, उससे आप बचना चाह रहे हैं। आप बचना चाह रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नहीं, आप बचना चाह रहे हैं। यूपीए के जमाने में साथ की गई थी। एमएसडीपी के ऊपर जितना पैसा जो खर्च होना चाहिए था खर्च हुआ है। एमएसडीपी के ऊपर 1800 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च की थी। एमएसडीपी के ऊपर 1 रुपया भी खर्च की है एनडीए पूरे 1 साल में। नासिर साहब, आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, यूपीए की बात नहीं है ये, एनडीए और यूपीए की बात नहीं है। एक फैक्ट आपको बताऊं कि कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई है और कुंडू कमेटी की जो रिपोर्ट आई है माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा जो खिंचाई हुई है यूपीए सरकार की हुई है। इसलिए उसकी तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। कमेटी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की इन्होंने? दूसरी बात यह है, कौन बोला लागू नहीं की? कौन बोला लागू नहीं की? हम बोल रहे हैं, हम तब भी आपकी पार्टी में, हम तब भी नासिर साहब कुंडू कमेटी, आप समझ लीजिए इस बात को कि कुंडू कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन को कितने हद तक आपकी सरकार ने नाफिज किया, कितने हद तक इंप्लीमेंट करवाया, उसी का इवैल्यूएशन है कुंडू कमेटी। और उसमें आपकी सरकार पे बहुत ज्यादा सवालात खड़े किए, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन सीधी सी बात यह, विजय बहादुर जी हमारे साथ मौजूद है। विजय बहादुर के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो एक घटना आई है, सारे अखबारों में छपी है विजय बहादुर जी, कि एक आईआईटी बॉम्बे के एक ग्रुप ने मोदी जी की मुखालफत की और मोदी जी के कुछ पॉलिसियों का विरोध किया और उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक एनोनिमस चिट्ठी मिलती है कि ऐसा एक छात्रों के एक ग्रुप ने ये किया है और उसके बाद उस ग्रुप को बैन कर दिया गया। तो ये इस तरह की चीजें चूंकि सरकार की मातहत हो रही हैं, इसलिए सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है। आप क्या कहिएगा विजय बहादुर जी? फैसल भाई, देखिए, किसी भी तरह का लोकतंत्र में सबको बात कहने की आजादी है ना? पर तो उसके ऊपर बैन क्यों लग गया? सुन लीजिए आप। देखिए, या तो सवाल सुनने की कोशिश करिए। आपने मुझे पूरी बहस में पहली आपत्ति यही है कि आपने जब बहस शुरू की तो आपने कहा कि मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है और हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं वो क्यों इरिटेट हो रहे हैं भाई? अगर अजय कुमार जी उन तथ्यों को रख रहे हैं तो उन तथ्यों का जवाब दें। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप पहले कहां थे, अब कहां हैं। बहस जिस मुद्दे पर है उस मुद्दे पर बहस कर लें। और अगर वो तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी का प्रतिशत बना, बाहर जाने का प्रतिशत बढ़ा है, अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो उसके आंकड़े अगर उनके पास हो तो उसका उत्तर दे दें। अब आप ले आ रहे हैं कि लोग जनशक्ति पार्टी में पहले कहां थे। वो बात तो हो गई, आपसे मैंने जो सवाल किया उसका जवाब बहस को घुमाने की आवश्यकता नहीं है। जो मूल विषय है उन मूल विषयों को रख करके आप बात करनी चाहिए। बढ़िया बात कह रहे हैं विजय बहादुर पाठक जी। आप निचले स्तर पर पहुंच गई है सियासत में कि जिस जिला निगरानी समिति में विकास की चर्चा होती है, उसी जिला निगरानी समिति में कल रायबरेली में सोनिया गांधी जी की बैठक में थी और उस सरकारी बैठक में सरकार के फंड न मिलने का निंदा प्रस्ताव पास होता है और अगले सरकार के पक्ष में समर्थन का प्रस्ताव पास होता है। सरकारी बैठकों में यह काम होगा? कोई भी केंद्र की सरकार किसी जिले को पैसा देती है क्या? तो
राजनीति के निचले स्तर पर जिस तरह से कांग्रेस जा रही है, वो उन घटनाओं को, छोटी छोटी घटनाओं को, वातावरण को विषाक्त करने में लगी है। हमारी नीति और हमारे कार्य स्पष्ट है। हम सबका साथ और सबके विकास के साथ, पूरे 125 करोड़ लोगों के, देशवासियों के साथ देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। 125 करोड़ लोगों के विकास की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात मैंने मान ली और आपको पूरा समय भी दिया, आपने अपनी पूरी बात कही। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा था विजय बहादुर जी कि IIT बॉम्बे के उन लड़कों के ऊपर क्यों मिनिस्ट्री ने रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी, जिन्होंने मोदी जी और उनकी कुछ पॉलिसीज का विरोध किया। ये आज की घटना है, पूरे हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल्स पे और सारे अखबारों में ये बातें आज चल रही हैं। फैसल भाई, उसमें सरकार का पक्ष भी आपने सुना होगा, क्या कहा सरकार ने जी। एक अखबार में छपी खबर के हवाले से ये बात खबर में आई है, तो उसमें कोई तथ्य है कि नहीं तथ्य है, जानकारी बिल्कुल तथ्य है। वो जो चिट्ठी का जो चिट्ठी इशू हुई है HRD मिनिस्ट्री से, उसकी भी कॉपी हम लोगों के पास है। सवाल यही है। तो मैंने जो आपने कहा कि आपने जवाब नहीं दिया, तो मैंने जब प्रारंभ किया मैंने यही नहीं कहा कि हर व्यक्ति को, और आखिर आज जो सोशल साइटों पर जो बाहर मंच लगा करके कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनका जवाब हम दे रहे हैं ना, हमने तो कहीं रोक नहीं लगाई। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम में स्वाभाविक रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब क्या परिस्थिति रही उसके बारे में HRD मिनिस्ट्री ने क्या जारी किया, वो मेरी जानकारी भी नहीं है। अगर मेरी जानकारी होता तो मैं उस पर विस्तार से करता। लेकिन जो मेरा मानना है कि राजनीति, जो मोदी सरकार की आलोचना करने का सबको अधिकार है, और वो अधिकार बाहर उसका प्रयोग करें, सोशल साइटों पर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अखबार मीडिया उन चीजों को दिखा भी रहा है। जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन विजय बहादुर जी ये बताइए, आप सही कह रहे हैं कि टीवी और अखबार इसको दिखा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि एक साल पहले जिस तरह से, जिस एस्पिरेशन के साथ, जिस भावना के साथ, जिस उम्मीद के साथ हिंदुस्तान में मोदी सरकार आई थी और जिस तरह के सपने दिखाए थे और पूरे भारत के विकास की बात हुई थी, बड़ी अच्छी बात थी, सारे लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया और उनकी सरकार बनी, और बनने के बाद ये उम्मीद किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास, जिस नारे के बारे में आप भी बार बार कह रहे हैं, वो पूरे तौर पे लागू होगा। क्या एक साल में आपको लगता है कि वो पूरे तरह से लागू हुआ है, या कहीं ना कहीं एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो पीछे छूट रहा है? और उसके अंदर मेरी बात सुन लीजिए विजय जी, फिर आप जवाब दीजिएगा कि वो एक बहुत बड़ा समाज का एक तबका ऐसा है जिसके अंदर कहीं ना कहीं डर, भय और संशय है। लागू हुआ है, लोगों का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है, लोग इस विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, हम लोग भी नीचे जा रहे हैं, लोग ये भरोसा कर रहे हैं कि जो योजनाएं बनेंगी वो हम तक पहुंचेंगी। केवल भेदभाव के साथ नहीं, और शिक्षा के स्तर से लेकर के नौकरियों के स्तर तक में जो काम मोदी सरकार कर रही है, स्वाभाविक रूप से हम सत्तारूढ़ दल के नाते नीचे तक जा रहे हैं। जनता में भरोसा बढ़ा है, विश्वास पैदा किया है, और 5 साल के बाद जब हम सरकार, अल्पसंख्यकों का क्या होगा? हमको भी पता है कि हमको अपनी रिपोर्ट कार्ड रखनी है, अल्पसंख्यकों के बारे में हमको अपनी रिपोर्ट कार्ड रखनी है। इसलिए जब हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब मिलकर भारत का विकास करेंगे, और इसलिए हम उसी हिसाब से योजना बना रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, जहां कहीं विपन्न है, गरीब हैं, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, वो अल्पसंख्यक में भी है, बहुसंख्यक में भी है। मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद दिलाऊं, उसी तरह जब आप ये बात करते हैं, एक बात, दूसरी बात ये, जी बोलिए बोलिए जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात ना हो, सबका साथ सबका विकास, बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव नारा है विजय बहादुर जी। लेकिन फिर मैं आपको संविधान की तरफ लेकर चलूंगा, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात है, प्रोटेक्शन की बात है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके इन सारी चीजों को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की, प्रमोट करने के प्रावधान संविधान में है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि माइनॉरिटीज के लिए, मेरी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए। ये संविधान के जो जनक हैं, जो जिन लोगों ने संविधान बनाया है, जिन लोगों ने संविधान को हम तक रखा है, पहुंचाया है, उन लोगों ने ये सारे प्रोविजंस किए थे। तो फिर उसको एक अट्रैक्टिव नारे में बांध करके रखने की क्या जरूरत है? नहीं, ये देखिए, प्रोविजन होना चाहिए, पर उस प्रोविजन से किसी एक दूसरे वर्ग को इरिटेशन की स्थिति न हो। हम इस पक्ष के नहीं हैं कि देश की संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन हम इस पक्ष के हैं कि देश के संसाधनों पर सबका हक है, और उस सबके में मुसलमान भी आता है। सबका बराबर हक है, सबका बराबर हक है, ये तो मानिएगा ना। लाभ देते हैं, इसलिए हम केंद्र बिंदु में रखकर योजना बनाते हैं।
हम उसे भी केंद्र बिंदु में रखते हैं। उसकी जो गरीबी है, उसकी जो विपन्नता है, उसकी जो अशिक्षा है, वो कैसे ठीक हो, इसके हम प्रयास कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनके जो रोजगार के अवसर सृजन हो, उन रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए अभी जो प्रधानमंत्री ने वक्त हो गया ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो बात कही है विजय बहादुर पाठक ने कि सबका साथ और सबका विकास, और इसकी प्रयास की जा रही है, इसकी कोशिश की जा रही है, ये कवायद जारी है सरकार की तरफ से कि सबको एक सा मौके फराहम किए जा सकें। लेते हैं ब्रेक। से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। बेटी को बचाए, हो बेटी को पढ़ाए, स्वच्छ भारत करके दिखाए, हर दिल की रखी बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। भारत सरकार का साल 1 शुरुआत अनेक। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बहस को फिर से शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि मुस्लिम दानिशोरों का इस मुद्दे पे क्या कहना है, वो भी सुन लेते हैं, जान लेते हैं कि सारे मुस्लिम समाज में इन सारी इश्यूज पे जो अभी 2-4 दिनों से चल रहा है मामला, उस पे लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं। ये जो कुछ भी है ये बिल्कुल मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, और अगर फिर भी न समझ में आए तो इनको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान जो मुल्क है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, काला, गोरा, नीची जात, उतली जात सबके लिए बराबर है। और जैसा एक मुल्क में हमारे कानून है कि शेड्यूल कास्ट को अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसी तरह का एक ऐसा लॉ भी होना चाहिए कि जो बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर, कोई भी मसले के अगर इस तरह का कोई बिहेवियर करे, ही शुड बी प्रोसिक्यूट। अफसोस की बात है कि मुंबई में हो रहा है, यानी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये जो लेडी का जो आपने बताया, मिसबा कादरी का, कोई ताज्जुब की बात नहीं है यानी बिल्कुल ये चल ही रहा है। ये तो अब चूंकि टीवी बहुत आम हो गया है तो भाई ये खबर आ गई, लोगों के सामने आ रही है, वरना ये हो रहा है। हमारे समाज में ये बीमारी है। आपने बात सुनी, जाहिर सी बात, जफर सरेशवाला साहब और फारूकी साहब ये कह रहे हैं कि फारूकी साहब ने खासकर ये बात कही कि इस तरह का कानून होना चाहिए कि अगर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन के आधार पे तो उन लोगों का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। जफर सरेशवाला ने कहा कि कौन सी नई बात थी, ये तो हो ही रहा है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बात को बगैर घुमाए फिराए ये बात मान ली है कि ये हो रहा है। इंजीनियर सलीम साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं जब ये बात होती है तो बीजेपी की सरकार के ऊपर आरोप लगने लगते हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, और ये बड़ा आसान सा दिखता है कि सरकार एक ऐसी है जिसकी एक इस तरह की इमेज बनी हुई है कि एंटी मुस्लिम है तो इसके ऊपर इल्जाम लगा दो। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े इलाके में, दिल्ली जैसे शहर में भी, बॉम्बे जैसे शहर में भी, सूरत जैसे शहर में, हर जगह इस तरह की छुटपुट घटनाएं अक्सर होती रही हैं। तो क्या इसको ये मान लेना कि ये सब हिंदुस्तान का समाज 2 पार्ट में बंट रहा है, क्या ये सही है? या जो विजय बहादुर पाठक कह रहे हैं कि ये 1-2 घटना है, इसको उस तरह से देख करके नजरअंदाज करना चाहिए? देखिए, हमारे विजय पाठक जी ने बहुत बचाव करने की कोशिश की है सरकार की, और करना भी चाहिए, उनको बताना भी चाहिए 1 साल में जो कुछ काम हुए हैं। और उन्होंने कहा वो सरकार योजनाएं बना रही है, बहुत अच्छी बात है, योजनाएं सामने आए, योजना के फायदे भी सामने आए, हम देखना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उन योजनाओं के फायदे भी सामने आए। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, सरकार क्या ये भी योजना बना रही है
कि संविधान में जो बात कही गई कि इस देश का नागरिक जो है वो बेखौफ और बगैर किसी डर के, बगैर किसी भेदभाव के रहे। ये विकास का जो उनका दावा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसमें चाहते हैं कि वो दावा पूरा हो, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसके लिए भी योजना बने कि ये जो भेदभाव है, ये जो नफरत है, जो विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बात जो कमाल फारूकी कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी रुकावट बनना है, चाहिए, तो उसको दूर करने के लिए भी योजना होनी चाहिए। और योजना ये है, देखिए सरकार को ये सब मालूम है कि समाज को कौन लोग बांटना चाहते हैं और कौन नफरत फैला रहे हैं। ये अब छुपी हुई चीजें नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बेनकाब करेंगे। विजय बहादुर जी को नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो बेनकाब हो गए। बेनकाब करेंगे नहीं, बेनकाब हैं सब। अब तो बात यह है, हम कांग्रेस के जमाने में भी कहते रहे आप सजाएं दीजिए, कांग्रेस से भी हम कहते रहे, यूपीए से, कि आप दंगों के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून बनाइए, लेकिन वो सिर्फ वादे करते रहे। उनके पूरे 2 टर्म पूरे हो गए, वो नहीं कर पाए। तो अब ये हमारे एनडीए के साथी और एनडीए में जो लोग हैं वो कम से कम ये कहें कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, सिर्फ वादे करती रही कि दंगा हम रोकना चाहते हैं, नफरत रोकना चाहते हैं, तो कानून होना चाहिए। तो अब आप बनाइए कानून और उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर कीजिए। एक बात तभी आपका ये जो मंसूबा है, जो बात अजय कुमार ने कही थी उसकी तरफ आपको वापस ले जाऊं कि बताइए कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लंबे वक्त से सरकारें हैं, कहां कोई दंगा वहां पे हुआ है? बिहार में आज नीतीश कुमार अलग हैं, लेकिन 2 टर्म तकरीबन वहां पे कहां इस तरह की बातें नहीं। अभी अब ये कहेंगे क्योंकि अब वो अलग हैं कि वहां बहुत सारे दंगे हुए, 112 दंगे, 112 दंगे हुए हैं, लेकिन जब तक भाजपा वहां थी तो दंगे नहीं होते थे। तो ये बात भी लोग कहते हैं कि जब भाजपा सरकार में होती है दंगे नहीं होते। देखिए फिर आपके ऊपर इल्जाम लगता है। साहब, हम दूसरी बात कह रहे हैं, दंगे करने वाले लोग, दंगे कराने वाले लोग हमेशा रहे हैं मौजूद समाज में। जी, सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं की। न हाशिमपुरा में पूरी की, न मुंबई में पूरी की, न और वाली जो व्यवस्था की सरकार तो कांग्रेस की थी वहां। हम ये बीजेपी को क्यों इल्जाम दें? नहीं, हम ये कह रहे हैं ये सारी पार्टियां आप कह रहे हैं सारी पार्टियां हमाम में नंगी हैं। बिल्कुल उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। लेकिन जो बात अब हो रही है, जो बात अब हो रही है, सुनिए, नंगे नहीं मिलेंगे। जो बात अब हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात पीरियड में ऐसा नहीं होगा। आपके मंच के माध्यम से आपको यही मैं समझता हूँ हमारे आप ये कहना साहब भी मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि हम अपने 5 साल के अंत में आपको बताएंगे, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे। ये कहना, देश की योजना हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं बनेगी, इंसानियत के आधार पर बनेगी। चलिए देखिए, इसमें अभी तक हमारे आपसे और पूछना चाहता हूं दानिशमंद से, आप इस सरकार से यह क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि इसी यूपीए की सरकार में मुसलमानों के माथे पर आतंकवादी का पट्टी लगाने का काम किस सरकार ने किया था? वो इनोसेंट मुस्लिम बच्चे 12 क्लास से पढ़े हुए, इंजीनियरिंग किए हुए इस देश की जेलों में 15-15 साल सड़ के आज बेगुनाह होकर भी बात बहुत खुशी की बात है कि आप क्यों नहीं सवाल उठाया था? मुसलमान होना इस देश, मैं कह दूं, मुसलमान होना इस देश में यूपीए की सरकार में इन्होंने बात की है ना, रूल ऑफ लॉ, भयमुक्त समाज। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यूपीए की 15 साल की सरकार में मुसलमान होने का मतलब आतंकवादी होना था, और कोई भी पुलिस वाला सिर्फ इस बिना पे किसी भी मुसलमान को उठाकर कर देता था कि वह मुसलमान है, इसलिए वो आतंकवादी है। एनडीए की सरकार में यह नहीं होगा। नासिर साहब, आप सुन रहे हैं बात? मैं सुन रहा हूँ, बात रखना भी चाहता हूँ। जी नासिर साहब, इन्होंने एक इल्जाम लगाया है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली कह दूं कि यूपीए की गवर्नमेंट में एक बात बिल्कुल साफ आई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी के साथ हुआ है। वहां पे बहुत सारे स्टेट्स में मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के आरोप में पकड़ा गया है। इस पे क्यों नहीं बात होती है? अभी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्टेट में इस तरह की बात नहीं हुई है, जो केंद्र में सरकार है उसमें भी सर्टिफिकेट देने का काम किया यूपीए ने मुसलमान भाइयों। जी बोलिए नासिर साहब। एलजीबी के साथी से बोलिए, 2 मिनट शांत बैठे। जी ठीक है, बोलिए। पहली बात तो जो ये आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं, जो ये लॉजिक डिराइव करना चाह रहे हैं कि यूपीए, ये तो यूपीए 15 साल नहीं 10 साल सरकार में थी जी, 10 साल के उसमें के मुसलमानों के माथे पे टेररिस्ट लगा है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के और इनके साथ में थी तो दंगे नहीं हुए, लेकिन आप दंगे हो रहे हैं। इसका सीधा ये लोग लॉजिक देना चाह रहे हैं। भैया आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप हमारी आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। बोलिए।
बोलिए बोलिए संयम अभी से। आप बोलने के हक की बात करते हैं और अभी आप टीवी पे आप चुप रहिए ना, आप बहस कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अपना खुद की बात तामुल से भाई जी, टीवी पे डांट रहे हैं। इनका सीधी इनकी लॉजिक ये है कि आप हम लोगों को सरकार में साथ रखिए, हम नीतीश के साथ में रहेंगे तो हम दंगे नहीं करवाएंगे, हम नीतीश जी का साथ हम छोड़ देंगे तो हम दंगे करवाएंगे, यूपीए सरकार में रहेंगे तो दंगे हो रहे हैं क्योंकि हम करवा रहे हैं, यूपीए के साथ हम रहेंगे तो हम दंगे नहीं करवाएंगे। इनका सीधा लॉजिक है कि हम सरकार में रहेंगे तो दंगे नहीं होंगे क्योंकि हम नहीं करवाएंगे ना, हम सरकार के बाहर रहेंगे तो दंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि जो मर्डरर है वो प्रोटेक्टर जब बन जाता है जब सरकार में होता है, जब सरकार में नहीं होता है तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और यहाँ बैठे हुए तमाम दर्शकों से ऐसे एलिमेंट को एक्सपोज किए जाने की मांग करता हूँ। ऐसे लोग इस देश में रहने के लायक नहीं। लेकिन नासिर साहब, आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इसका क्या आपके पास सबूत है? आप जो कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, इस तरह की बात आप कह रहे हैं, तो आपके पास कोई दलील है, कोई सबूत है, कोई बात है? कैसे आप ये बात कह रहे हैं? गुजरात के दंगे कौन करवाए थे? बॉम्बे में दंगे कौन करवाए थे? आपकी सरकार थी। कौन करवाए? गुजरात में हमारी सरकार थी। बॉम्बे में तो आपकी सरकार थी। बम्बई में तो आपकी सरकार थी, मलियाना में आपकी सरकार थी, अलीगढ़ में आपकी सरकार थी, भागलपुर में आपकी सरकार थी। कितनी लंबी फहरिस्त गिनवाऊं? बॉम्बे में सरकार, लखनऊ में आपकी सरकार थी, कितनी लंबी फहरिस्त गिनवाऊं? किस मुद्दे पे दंगे हुए थे बॉम्बे में? कौन दंगे करवा? वो तो आपके पास हिसाब किताब होगा, दंगों के मालिक हैं। आपने जब ये बात कही है तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि बॉम्बे का ये दंगा हुआ था बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुआ था। जी हाँ, तो फिर कौन करवा रहे थे दंगे? शहादत कौन किए थे? जी, ये तो आप बताएं। बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो स्पीकर बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मैं उस दिन बहुत खुश हूंगा अगर हिंदुस्तान में सबका साथ हो जाए, सबका विकास हो जाए। लेकिन 1 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आया है उसमें इनका स्लोगन बदल गया है। इंप्लीमेंट ये हुआ है कि कुछ का साथ कुछ का विकास। आपने अपनी बात कह ली। नासिर साहब, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल कुछ आपको कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। मुसलमानों को आतंकवादी का सर्टिफिकेट देने का काम यूपीए सरकार ने किया था। मुसलमान इनोसेंट लोगों को जेल में बंद करने का काम इन्होंने किया था। नहीं, किसके स्टेटमेंट आ रहे थे मुसलमान टेररिस्ट हैं करके? मास लेवल नेशनल सर्टिफिकेट दिया हुआ था आपने। कौन दिया था? आपने दिया था। आपने दिया था। आप जिसकी सरकार में हैं, हमने तब भी दिया था। आपको रोकना पड़ेगा। इंजीनियर सलीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी साहब, मैं हमारे कांग्रेस के नुमाइंदे जो हैं उनसे नासिर साहब से कहना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने दंगे हुए हैं, ये तो सब जानते हैं, और ज्यादातर जो है यूपीए की हुकूमत रही है, कांग्रेस की हुकूमत रही है इन सालों में। हमारा कहना यह है कि दंगे कराने वाली जो मानसिकता है वो समाज में हमेशा मौजूद रही है। वो बड़े ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, वो मंसूबे बनाते हैं, नफरत फैलाते हैं। लेकिन कांग्रेस जब सरकार में थी या यूपीए थी, आपने क्या कार्रवाइयां की नफरत फैलाने वालों को रोकने के खिलाफ? आपने क्या कार्रवाइयां की दंगे कराने वालों के खिलाफ? आपने क्यों नहीं श्री करे? हम लोग दंगे पर आज बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो नई चीज हो रही है और अब जो मौजूदा सरकार है वो कार्रवाइयां क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं, सवाल ये है कि आज की जो बहस है वो जीशान को नौकरी कैसे मिले, हिंदुस्तान में एक मुसलमान को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो किस तरह से मिले, और सबको रहने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो किस तरह से मिले, इस पे बातचीत हो रही है कि जीशान एमबीए कर करके आया है, उसको नौकरी कैसे मिले। यहां एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जीशान को एक तरफ अगर नौकरी नहीं देती है कंपनी ये कहकर कि वो मुसलमान है, तो दूसरी तरफ उसके 2 गैर मुसलमान दोस्त ये कहकर उस कंपनी की नौकरी ठुकरा देते हैं कि हम, अगर मेरे दोस्त को मुसलमान होने पर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम भी वहां नौकरी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो मिजाज है वो सेकुलर मिजाज है, हिंदुस्तान की जो तारीख है वो सेकुलर तारीख है, और इसको दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है। इस पे लोगों को थोड़ा फिक्रमंद होना चाहिए। क्या कहिएगा सलीम साहब? बिल्कुल, ये जो बातें आप कह रहे हैं, अभी भी हम ये कह रहे हैं, जो लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं, जो समाज को बांटना चाह रहे हैं, सरकार में हैं, मगर सरकार में होते हुए जो लोग ये सब कर रहे हैं, जो सरकार के समर्थक संगठन भी कहे जाते हैं, कैसे रोका जा सकता है? तो सरकार रोके, सरकार रोके। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि देखिए, इस नफरत को और बांटने वाली जो नीतियां हैं,
इन नीतियों को भारतीय समाज कभी इसको जो है कबूल नहीं करेगा। विजय बहादुर पाठक ब्रीफली आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्तसर में कि ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको अंत में आपने जो बात बताई है वही हमारी जी, और उसी के बल पर हिंदुस्तान की ताकत है। उसी ताकत को हम बढ़ाने में लगे हैं कि जिस तरह से उनके एक साथी को नहीं दिया तो दो लोगों ने कहा कि हमको इस कंपनी में नौकरी नहीं करनी है। ये हमारी एक जवाब है, ये एक बहुत अच्छा जवाब है। सजो करके बिल्कुल जो लोग भी इस ताने बाने को बिगाड़ने में लगे हैं उनको हमको भी मजम्मत करनी चाहिए, आपको भी मजम्मत करनी चाहिए। और यह जो दूसरा पक्ष खड़ा हुआ है उसका कैसे विकास हो और इस विकास को करते हुए सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जाए, उसी काम में हम लगे हुए हैं। और हमको लगता है यही बात जो ये विरासत है, जिस बम्बई में यह घटना हुई है उसी बम्बई में एक हिंदू के जान को बचाने के लिए मुस्लिम खातून ने अपनी किडनी दी है, और उसी बम्बई में एक मुस्लिम के उसके हस्बैंड को बचाने के लिए एक हिंदू महिला ने अपनी किडनी दी है। यही नोएडा के स्कॉट हॉस्पिटल में पूरी दुनिया से रिजेक्ट किया हुआ हार्ट फेलियर का केस मुफ्त में पाकिस्तान से आए हुए भाई का परफॉर्म किया गया है। जब एम्स को ऑनलाइन करके बेंगलोर दूर साथी बैठा, यानी आप ये कह रहे हैं कि समाज में इस तरह की मानसिकता नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं सरकार की उपलब्धि इसी एम्स में जहां नसीर साहब बैठे हैं, बेंगलोर में बैठ के बटन दबा के अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। एम्स की क्या हालत थी नसीर साहब, ऑनलाइन टिकट की सुविधा ये है। नासिर साहब मुख्तसर में आपसे जानना चाहिए है कि इस तरह की जो आपने बात कह ली खत्म हो रहा है। नासिर साहब ये सब आप क्या कहिएगा, इस तरह की जो ट्रेंड चल रहा है इसको कैसे रोका जाए? देखिए सिंपल चीज, ये तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात अपनी जगह है। मैं तो क्योंकि नहीं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, एक एनालिस्ट के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए किसी भी देश में एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। वो भाजपा की एक सरकार में या कांग्रेस के 5 साल की सरकार में या 10 साल की सरकार में वो खत्म होने वाला नहीं है। एक लंबा इंटीग्रेशन का प्रोसेस। एक बात बिल्कुल तय है कि हम लोगों को सिर्फ इतना ही सतर्क रहना चाहिए कि देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी बहुत सारे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हैं, सेक्युलर सिविल सोसाइटी, सेक्युलर स्पेस को बढ़ाना चाहिए। आपकी बात मैं समझ गया, वक्त खत्म हो रहा है, आपको रोकना पड़ेगा। नासिर साहब, यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसको सरकार के तौर पे बहुत ज्यादा काबू करना शायद बहुत मुमकिन नहीं है। इसलिए जो अजय जी कह रहे हैं, जो इंजीनियर सलीम साहब ने भी कहा और नासिर भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि इसको समाज का जो ताना बाना है, जो सेक्युलर मिजाज है, जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको फरोग देना होगा। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय नेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें SamayLive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।